Hello everyone, how are you all? Welcome to Ecosu. आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। आजकल जो देखो वो डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। हर एक कंट्री की डेवलपमेंट एक ज़रूरत होती है और इंडिया की बात करें तो ये ज़रूरत है ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉवर्टी में रहते हैं, इनकम इनइक्वालिटीज़ है। तो ये सब चीज़ों के लिए और इस सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हम हमेशा बोलते कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर ये और वो करने में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन बेस होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है। जैसे कि इंडस्ट्री को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है या किसी और सेक्टर को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी है। हमें रोड, रेलवेज, ब्रिज, सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बेस होता है। पर क्या आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा दो टाइप का होता है। एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जैसे कि रेलवे, रोड वगैरह वगैरह वगैरह। पर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है। क्योंकि इंडस्ट्रीज कितनी भी डेवलप हो या फिर सर्विस सेक्टर कितना भी डेवलप हो, हमें इन सब में काम करने के लिए अच्छी मैन पावर चाहिए, जो इफ़िशिएंट हो, जिसके पास स्किल्स हो, एजुकेशन हो। और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। इसी के साथ इंडिया में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या कनेक्शन है, वो भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Social infrastructure refers to the creation and maintenance of facilities and structures that support the delivery of social services to the people. Means here some services we get from those facilities like schools, colleges, हॉस्पिटल्स। यहाँ पे हमें सर्विसेज मिलती है जो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स है, ये सब क्रिएट किए जाते बाय द गवर्नमेंट, मेंटेन किए जाते बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारी जो सोशल सर्विसेज है वो हमें प्रोवाइड करने का जो टोटल स्ट्रक्चर होता है, उससे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, इन सब का इंक्लूजन होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो क्या क्या सर्विसेज है देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फैसिलिटीज, प्लेसेस, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज, नेटवर्क्स एंड पर्सनल दैट मेंटेन एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पे जो भी प्लेसेस है, स्कूल्स, कॉलेजेस, देन कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है, उसी के साथ गार्डन वगैरह है, रिक्रिएशनल सेंटर्स है, ये सारे, और गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स है जो कि एजुकेशन, हेल्थ के रिगार्डिंग होते हैं, पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है। इन सब का इंक्लूजन होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसी के साथ जो नेटवर्क है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो गवर्नमेंट का एक नेटवर्क रहता है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो एक सेंटर के वहाँ से वो सारी हेल्थ सर्विसेज, वो जो भी इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है, वो अलग अलग लेवल के हॉस्पिटल्स तक पहुँचाए जाते हैं। एजुकेशन अगर देखते हैं हम लोग, तो एजुकेशन में सपोज गवर्नमेंट की एक मिड डे मील स्कीम है, तो मिड डे मील स्कीम के अंडर गवर्नमेंट जो स्कूल के बच्चे हैं उनको एक टाइम का मील प्रोवाइड करती है। तो ये मील प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले जो भी राशन है, यानी कि सीरियल्स या फिर चावल वगैरह, ये प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट का एक सेटअप रहेगा कि जो हर एक गांव में वो विलेजेस तक जाके, स्कूल तक जाके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा वहाँ पे। फिर स्कूल लेवल पे वो मील बनेगा और बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो नेटवर्क है, इसके लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ता है गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये नेटवर्क, उससे रिलेटेड जो भी पर्सनल से, जैसे मिड डे मील बनाने के लिए जो लेडी होती है, या फिर ग्रामीण आशा का एक पोस्ट होता है जो कि विलेजेस में हेल्थ केयर की जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो देती है, या फिर वो शी लुक आफ्टर द थिंग्स रिगार्डिंग द हेल्थ केयर इन द विलेज लेवल। देन टीचर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सारे जो पर्सनल्स है, कि इनकी वजह से एक तो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और वो इम्प्रूव की जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इससे ह्यूमंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
इफ़िशियंसी भी इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स कनेक्शन विद द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। हम सबको पता है कि 1991 में हम लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेप्ट की थी और उसकी वजह से हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा एक्सपीरियंस करना मिला। पर उसके पहले वाली पॉलिसी क्या थी? उसके पहले वाली पॉलिसी अगर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था। दो वी हैड मिक्स इकोनॉमी एट दैट टाइम, फिर भी मिक्स इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त इंडिपेंडेंस मिला था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। और अगर ये आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडिया पार्ट 1 ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो उसमें हम लोग ने डिटेल में देखा कि ये पॉलिसी 1991 की एक्सेप्ट क्यों की और उसके पहले वाली सिचुएशन क्या थी। तो अब देखते हैं उस वक्त क्या था। मिक्स इकोनॉमी मॉडल हम लोग ने एक्सेप्ट किया था, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का कोई एग्जिस्टेंस था। उस वक्त जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा थी और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी पुअर लोगों के लिए। देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी था, मतलब जो आज हम लोग बोलते हैं ना राशन, जो गवर्नमेंट रेशनिंग शॉप्स के थ्रू राशन प्रोवाइड करता है, तो वो स्कीम उसी वक्त स्टार्ट की गई थी कि जिससे जो भी पुअर लोग हैं उनको कम से कम रेट में सीरियल्स, चावल, ग्रेन सब प्रोवाइड किया जाता था। देन गवर्नमेंट के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती थी। वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी या फिर उसका रेट बहुत ही मिनिमम था कि सारे सेक्शन के लोग, वो पुअर हो, वो बैकवर्ड कास्ट से या फिर किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई इशू नहीं था, सबको वो सर्विसेज इजीली अवेलेबल थी कम रेट में। देन गवर्नमेंट ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एंड अर्बन एरिया में भी डेवलप किए थे, क्योंकि ऑफकोर्स प्राइवेट सेक्टर तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाता था उस वक्त। उसका मेन मोटिव था प्रॉफिट और गवर्नमेंट का मोटिव था वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर। तो ये सारे वेलफेयर स्टेट के जो कंसेप्ट हैं, हम लोग ने वेलफेयर स्टेट को डिक्लेयर किया था और उसके अंडर गवर्नमेंट ने सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की थी। इस पॉलिसी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। इंडियन इकोनॉमी में 1991 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, 1991 के पहले एक्चुअली। तो फिर हमने 1991 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें हम लोग ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस की। जस्ट गिविंग रिमाइंडर अगेन, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो टोटल 4 पार्ट है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिए। तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद में क्या बेनिफिट हुआ कि हम लोग ने अपनी इकोनॉमी ग्लोबलाइज की, ओपन अप कर दी। उसी के साथ प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से और बाकी सारे मेजर्स की वजह से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ। उसी के साथ ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीज होता ही गया आगे जाके। तो बहुत सारे बेनिफिट इकोनॉमी को मिले, बट एज वी नो कि एवरी कॉइन हैज़ अनदर साइड। तो इसकी दूसरी साइड ये थी कि प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो गया। अभी हम लोग बोलेंगे कि अरे प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज होता है तो अच्छा है ना, कि इन्वेस्टमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम बढ़ेगी, वो तो ठीक है। बट प्राइवेट सेक्टर का रोल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज में भी इंक्रीज हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ देखो, प्राइवेट सेक्टर के जो रेट्स होते हैं वो मार्केट डिटरमाइन होते हैं, या फिर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये एक ड्रॉबैक था। देन उसी के साथ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर को गवर्नमेंट जो फिनेंशियल सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट भी गवर्नमेंट ने कम करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये पॉलिसी हम लोग ने इंट्रोड्यूस की थी, उसके अकॉर्डिंग करना ही पड़ा। देन जॉब सिक्योरिटी नहीं रही, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से भले जॉब्स इंक्रीज हुए इंडिया में, बट वो ज़्यादातर तो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, और उसकी वजह से कोई भी जॉब सिक्योरिटी लोगों को नहीं रही और वेलफेयर भी नहीं रहा। स्पेशली जो लोग डेली वेज अर्नर्स है या फिर जो कम वेज पे काम करते हैं, उनको कोई भी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं और कोई अदर वेलफेयर स्कीम भी नहीं कि जिसके थ्रू अगर उनको जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो कुछ अलग बेनिफिट मिले, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। देन इनफॉर्मल जॉब्स इंक्रीज हो गए। इनफॉर्मल जॉब्स मतलब परमानेंट जॉब। आप अभी भी देखो मार्केट में परमानेंट जॉब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल जॉब्स ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और इसका लोगों के वेलफेयर पे, वेल बीइंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। क्योंकि जो रिफॉर्म्स के बाद जो ग्रोथ हमें मिली वो वन साइडेड थी।
सोसाइटी के कुछ सेक्शन को, कुछ लोगों को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जो लोग ऑलरेडी वेल्दी थे, जिन लोग के पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा था, और जो लोग प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। बट उसकी अलग साइड ये थी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, then other backward classes, some religious minorities and economically backward people, उनके वेलफेयर पे इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि ये सारे जो बेनिफिट्स हुए वो कुछ एक ही सेक्शन के सोसाइटी को ज़्यादा मिले। एक सेक्शन है, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी वेल ऑफ थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते गए, और जो लोग पुअर थे वो कंपैरेटिवली और भी पुअर हो गए, उनके वेलफेयर पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रोथ तो हमें मिली, बट ये ग्रोथ बिल्कुल भी इंक्लूसिव नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी के जो सारे सेक्शंस हैं उन तक ही ग्रोथ के बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारे कंट्री की, देखो पॉपुलेशन तो राइज हो रही थी, पर जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी बहुत ही लो हो गई और बहुत ही पुअर हो गई। तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ, और गवर्नमेंट ने इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ऑफ 2005, सर्व शिक्षा अभियान ऑफ 2001, और कुछ टारगेटेड एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए कि जिसके थ्रू हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो इम्प्रूव हो, लोगों की इनकम राइज हो, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। तो अब हम देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है। इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, जो प्राइवेट सेक्टर से भी है और जो गवर्नमेंट ने भी डेवलप की है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो गवर्नमेंट के भी है और प्राइवेट सेक्टर के भी है, बट गवर्नमेंट का एक सेपरेट सेटअप है जो रूरल लेवल से अर्बन लेवल तक एक पूरा सेटअप है जो काम करता है। देन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, जिसके थ्रू पुअर लोगों को बहुत कम रेट में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन इट इंक्लूड्स द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी ये अगर हॉस्पिटल्स या फिर हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब देखते तो उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना उतना ही नेसेसरी है, तो वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हियर। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि टीचर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल सर्विसेज और पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे रिसोर्सेज और इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये सारे रिक्वायर्ड है जो कि हमें सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हम उसे सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हियर इज ह्यूमन डेवलपमेंट। Human development is a process of expanding people's choices and opportunities and improving their quality of life. अब चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कैसे बढ़ सकती है, वो भी अगर हम लोग दो बेसिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, जो कि है एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इन दोनों की वजह से लोगों की चॉइसेस कैसे बढ़ सकती है। एजुकेशन है तो लोगों के पास चॉइस है कि कौन से सेक्टर में काम करना है या फिर कौन सी स्ट्रीम में करियर करना है, ये ऑप्शन रहता है। एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ डेली वेजेस पे काम करना पड़ेगा। या फिर हेल्थ अच्छी है तो वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन अच्छा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, हम लोग ज़्यादा एजुकेशन ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छी करियर कर सकते हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। अगर जॉब हमारे पास है भी और हेल्थ अच्छी नहीं है तो काम पे फोकस नहीं होगा, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो आप कोई भी सेक्टर में हो, आप फिजिकल काम करते हो या फिर मेंटल वर्क करते हो, दोनों के लिए हेल्थ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी इनकम पे। तो दोनों भी लोगों की चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करेगी और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक यूएनडीपी ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिक्लेयर करती है। तो उसमें अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया का रैंक लो है, आई थिंक 130 और 131 के पास है।
तो हम अगर ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते तो ऑब्वियसली वी हैव स्कोप टू इम्प्रूव अवर रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. Then second point is economic growth. With the education and health to the people, their capabilities will rise, their productive capacity will rise. लोगों की अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे. वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा. क्योंकि जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक ईयर. तो अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तभी जीडीपी इंक्रीज होगा और तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस है ये तो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए या फिर कम से कम रेट में प्रोवाइड की जाए कि हर एक के अफोर्ड कर सके. थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़. ये एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है? जब कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी को उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. जैसे कि देखो, बहुत बार क्या होता है कि किसी गांव में अगर एक बंदा अगर अच्छा एजुकेशन लेता है, वो कुछ अचीव करता है, तो उसकी वजह से गांव के बाकी युवाओं को प्रेरणा मिलती है और वो भी अच्छी शिक्षा लेने के लिए ट्राई करते हैं, लाइफ में कुछ बनने के लिए ट्राई करते हैं. अगर वो सक्सेसफुल होते हैं एजुकेशन लेके, तो इस तरह पूरे गांव का डेवलपमेंट हो सकता है. तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. सेम वे अगर कोई स्लम एरिया है, वहाँ पे लोगों को अगर एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए और उनको अगर हेल्थ सर्विसेज का इम्पोर्टेंस बताया जाए, तो ओवरऑल पूरा गाँव और वो पूरा स्लम एरिया भी डेवलप हो सकता है, वहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो ये एक पॉजिटिव बेनिफिट है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है जो सबको मिलती है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है. अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है. तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि हिवरे बाजार नाम के गांव का डेवलपमेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ के थ्रू कैसे पॉसिबल हुआ. और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ इट मीन्स द जनरल वेल बीइंग ऑफ पीपल. हमारा जो जनरल वेल बीइंग होता है वो हमारी इनकम, फैमिली, सोसाइटी, रिलीजियस बैकग्राउंड, देन हमारी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है. और ये सारी चीज़ों पे अफेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर एजुकेशन एंड हेल्थ का स्प्रेड इम्प्रूव होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी. जैसे कि हेल्थ इम्प्रूव होती है तो डेथ रेट कम हो जाएगा. लोगों की हेल्थ अच्छी है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छे से एंजॉय करते रहेंगे. एजुकेशन की वजह से लोगों की इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विल इंक्रीज विद द इंक्रीज एक्सेस टू द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशियस फूड, डिसीज कंट्रोल सिस्टम, फैमिली वेलफेयर, ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, उसी के साथ लोगों की फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इंक्रीज होगी और ओवरऑल लोगों की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज हम लोग देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस अगर फुल्ली डेवलप है तो वो जो इकोनॉमी के बाकी रिसोर्सेस है, लैंड, कैपिटल वगैरह, वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे. इसके लिए जो भी वर्किंग पॉपुलेशन, उनका नॉलेज, उनकी स्किल इंप्रूव होनी ज़रूरी है. अब देखो, गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम उसके लिए इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. एजुकेशन के साथ हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी हम लोग रिसोर्स ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करेंगे. देन हायर एस्पिरेशंस. अगर हम लोग की इनकम, एजुकेशन, हेल्थ अच्छी है तो हम लोग की गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ते हैं. जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ती है तो हमारी एस्पिरेशंस बढ़ती है खुद की करियर के बारे में. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा अच्छी करियर करूँगा और उसी के साथ अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अचीव करूँगा और करूँगी. और एक होता है कि हमारे गवर्नमेंट से जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ते हैं. हम लोग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी सर्विसेज की गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं. उसी के साथ जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिनको हम लोग इलेक्ट करके देते हैं, उनसे हम लोग की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बढ़ती है. हम लोग देखते हैं कि वो अच्छे काम करते हैं, नहीं करते. अकॉर्डिंगली हम लोग अपने डिसीजंस इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं.
तो ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। इसका फायदा हमारे साथ पूरी सोसाइटी को होता है, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के लेवल पे लिया जाता है लोगों के लिए तो उसका बेनिफिट पूरी की पूरी सोसाइटी को मिलता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सोशल चेंज। जैसे लोग ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है, उनके माइंडसेट में एक पॉजिटिव चेंज आता है। जैसे देखो, आज अगर हम लोग सोसाइटी में देखते हैं तो जो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ही कम हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड, क्योंकि एजुकेशन का स्प्रेड इंक्रीज हुआ है। इससे लोगों के बीच के जो सोशल रिलेशंस है वो इम्प्रूव होते हैं, रिलीजियस हार्मनी अचीव होती है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और ये सारी चीज़ों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट अस इनटू द कमेंट सेक्शन। आपने अब तक इकोसो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो, तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलती रहेगी। थैंक यू एंड टेक केयर।